सीएम धामी ने ली केदारनाथ आपदा की अपडेट। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू करने को कहा। केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। एयरफोर्स के MI-17 और चिनूक की ली गई है मदद। SDRF और NDRF ने 5000 लोगों को बाहर निकाला। आपदा ने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा रोकी है। 9 दिन बाद सोनप्रयाग में रुके कार्यकर्ता अब पीड़ितों की करेंगे मदद। आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट। मलबा और बोल्डर आने से 159 सड़कें बंद। कुछ इलाकों में तेज और कुछ इलाकों में हो रही है हल्की बारिश। केदारनाथ धाम में हुए भूस्खलन से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। आपदा के लिए लगातार चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। कई लोग अपने घर सकुशल पहुंचे। और विकासनगर में हिंदू संगठनों ने चौकी का किया घेराव। मुस्लिम युवक पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। हिंदू संगठन ने आरोप लगाते हुए किया हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। आपको बता दें, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी मार्ग से SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 300 श्रद्धालुओं को कराया जा चुका है। अब तक 300 श्रद्धालुओं को पार कराया जा चुका है रास्ता। तो 300 श्रद्धालुओं को रास्ता पार कराया जा चुका है SDRF के द्वारा। तो लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच रेस्क्यू जारी है। पहाड़ी मार्ग से SDRF टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, 300 श्रद्धालुओं को कराया जा चुका है रास्ता पार। देहरादून केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 31 जुलाई 2024 की रात्रि को श्री केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग अतिवृष्टि के चलते हुए भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। 31 जुलाई 2024 की रात्रि को श्री केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग अतिवृष्टि के चलते हुए भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। काफी लोगों का बारिश के चलते व नेटवर्क न रहने के कारण उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इनमें से रेस्क्यू के उपरांत काफी लोगों का उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और अधिकांश लोग अपने घर पर सकुशल भी पहुंच गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कतिपय माध्यमों से ऐसी भी सूचनाएं चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों की सूचना पुलिस के पास है, लगभग सभी अपने घरों को पहुंच गए हैं। किसी भी तरह से अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उस पर विश्वास न करें। अगर आपका परिजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उस पर विश्वास न करें। अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है प्रयाग में आपके सहयोग के लिए है। आप जो आपके परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से या कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। तो किसी भी तरह की भ्रामक जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन रुद्रप्रयाग में आपके सहयोग के लिए है। परिवारजनों से संपर्क न हो पाने का कारण ये है कि मौसम खराब होने व नेटवर्क की समस्या के चलते ये समस्या बनी हुई है। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचे। जिला पुलिस व जिला प्रशासन के स्तर से हेल्पलाइन नंबर का विवरण जारी किया गया। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल एक और जहां केदारनाथ में आई आपदा पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को राहुल गांधी के निर्देश पर रोक दिया गया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनोद सोयाल के विवादित बयान ने राजनीतिक पारे को और गर्मा दिया है। इस बीच केदारनाथ यात्रा बंद होने के बावजूद भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केदारनाथ धाम के अपने परिजनों के साथ दर्शन किए उन्होंने, और इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद राज्य में सियासत और गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के अंदर जो भयानक आपदा आई है, केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, और भाजपा के नेता नियम कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह बादल फटने से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस आपदा में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इस बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक अब तक 7,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि समय रहते कोई तैयारी न होने से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, क्योंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे, उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है, और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है, और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है, और जब अधिकारियों को, मंत्री जी को होमवर्क करना था, तब वो इसी कमरों में बैठे हुए थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और केदारनाथ धाम में जो आपदा आई है उसमें भी लापरवाही साफ साफ झलक रही है। जब मौसम विभाग की चेतावनी थी तो आपको यात्रा को स्थगित करना चाहिए था, और अभी भी आप वहाँ पर जाइए, हालात काबू से बाहर हैं। हजारों लोग अभी भी जो है यात्रा मार्ग पे जगह जगह फंसे हुए हैं, और अभी तक मृतकों की सही संख्या का प्रशासन को पता ही नहीं है। और जब रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे उस समय मुझे लगता है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, इसीलिए सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है। मैं तो घटनास्थल पे होकर के आया हूँ, वहाँ पर तमाम यात्री मुझे मिले जो कह रहे थे कि हमारे साथी फंसे हुए हैं, कई के जो है साथी मिसिंग थे। अभी तक सरकार के पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। इसका अंदाजा है कि जो है सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी और केवल हवा में तीर चलाई जा रहे थे, इसीलिए सरकार जो है अभी भी अनिर्णय और अनिश्चितता की स्थिति में है। आपको बता दें कि केदारनाथ में अतिवृष्टि के बाद मार्ग जगह जगह से बाधित चल रहा है। केदारनाथ यात्रा बंद है। इस बीच भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केदारनाथ धाम के अपने परिजनों के साथ दर्शन किए और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के अंदर भयानक आपदा आई हुई है, केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, और भाजपा के नेता नियम कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध होने के चलते कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा। देखिए 10 दिन की हमारी यात्रा थी। हरिद्वार से हम 24 तारीख को चले थे, और आज भी सोनप्रयाग में यात्रा है, और वहाँ पर चूँकि आगे जाना कठिन हो रहा है, इसलिए वहाँ अभी यात्रा को फ़िलहाल स्थगित किया गया है। जैसे ही रास्ता ठीक ठाक हो जाएगा, सुचारू रूप से यात्रा चलने लगेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता केदारनाथ जाएंगे और रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान शंकर में जलाभिषेक करेंगे, और सरकार की सद्बुद्धि, प्रदेश और देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। देखिए, कांग्रेस
आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई इस दैवीय आपदा ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। चार धाम यात्रा के बाधित होने में से और जहां यात्रा से जुड़े लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल ये है कि आखिर भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी समय रहते सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई? आखिर कब तक सरकार जगह जगह फंसे यात्रियों का रेस्क्यू पूरा करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हरिद्वार में गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक जो गंदगी पसरी हुई है, करोड़ों की तादाद में आए कांवड़िए प्लास्टिक वेस्ट तो छोड़ ही गए और साथ ही पर्याप्त टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था न होने के कारण शहर भर के कई इलाकों में खुले में गंदगी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रशासन की ओर से हर साल होने वाले कांवड़ मेले के लिए पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? ये रिपोर्ट देखिए। 2 अगस्त को हरिद्वार में कांवड़ मेला समाप्त हुआ है। प्रशासन के मुताबिक कांवड़ मेले में 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। मेला शुरू होने से पहले प्रशासन की ओर से कई तरह की व्यवस्थाएं करने का दावा किया जाता है, लेकिन मेला खत्म होने के बाद जगह जगह पसरी गंदगी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। हरिद्वार जिला ODF यानी खुले में शौच मुक्त घोषित है। ऐसे में कांवड़ मेले के बाद जिले के ODF टैग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हजारों मैट्रिक टन कूड़ा नगर निगम की टीमों ने उठा लिया है और जल्द से जल्द पूरे कूड़े को साफ कर लेने के दावे अधिकारी कर रहे हैं। 3 पारियों में कांवड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कांवड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 मैट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है उठाया गया है नगर निगम द्वारा। देखिए लगभग 170 ऐसे टॉयलेट्स हैं जो परमानेंट टॉयलेट्स हैं। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कांवड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी, जिनकी देखिए हर मेला जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग होता है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो टॉयलेट्स हैं ये पर्याप्त थे, बट इसमें यदि हम 5 से 10% की बढ़ोतरी करें, क्योंकि इस साल भी हमने पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 10% के लगभग हमने इसमें इंक्रीज करा था टॉयलेट्स को। कांवड़ मेले के बाद शहर में पसरी गंदगी से स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। चारों तरफ फैले कचरे और उसमें उठ रही दुर्गंध से परेशान लोगों का कहना है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पोर्टेबल टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक रास्तों और कॉलोनियों में गंदगी ना हो। जो कांवड़ लेकर आए हैं उनके लिए शासन ने शौच आदि की क्या व्यवस्था की है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और समस्या तब आती है महोदय जब हमारा मेला समाप्त हो जाता है, उसके बाद शहर में जगह जगह गंदगी पड़ी होती है, जिस कारण से जो है लोग बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। निश्चित रूप से मेले से पहले सरकार को ये प्लान बनाना चाहिए कि कुछ पोर्टेबल शौचालय बनाए। बैरागी कैंप इतना बड़ा पड़ा है, 4 करोड़ लोग आए हैं, वो शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे, शौच के लिए कहाँ जाएंगे, स्नान करने के लिए कहाँ जाएंगे, खाने के लिए कहाँ जाएंगे, यह भी प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नगर निगम की कई टीम में दिन रात प्लास्टिक का कचरा उठाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही प्लास्टिक का कचरा साफ भी कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि हर साल होने वाले कांवड़ मेले और अन्य आयोजनों के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में सीमित सार्वजनिक शौचालयों में कितनी गंदगी सामने आने की क्षमता है और हर साल के अनुभव से सबक लेकर क्यों शौच की संख्या को बढ़ाया नहीं जा रहा है।
हरिद्वार से के न्यूज इंडिया के लिए रामगोपाल की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर देहरादून से है, जहां पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरुराम राय इंटर कॉलेज मोथरोवाला देहरादून में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। सनातन संस्कृति में संस्कृति को आपको बता दें, प्रकृति को माँ के रूप में पूजे जाने की परंपरा है। हम किसी न किसी रूप में प्रकृति का पूजन करते हैं। हरेला पर्व भी प्रकृति की सेवा का पर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी धरोहर एवं हमारी प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। हरेला पर्व प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लेने का पर्व है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए जन सहभागिता से वृक्षारोपण करना होगा। ये हरेला पर्व देखिए प्रकृति संरक्षण का और प्रकृति पूजन का पर्व है, और इस पर्व पर हम पूरे राज्य के अंदर वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम बड़े स्तर पर कर रहे हैं, जो पूरे महीने भर चलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पूरे देशवासियों से आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, उस कार्यक्रम को भी हम तेजी से बढ़ा रहे हैं। करोड़ों पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज धर्मपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हरेला का एक कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर के अंदर वृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। आज धर्मपुर विधानसभा के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। माननीय विधायक चमोली जी ने, उनके साथियों ने, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुमाऊं छात्र महासंघ सर्वोदय 2024 के कार्यक्रम का शुभारंभ करने रामनगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्ट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति अतुल जोशी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे, कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पीयूष जोशी के अलावा मौजूद कई लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के तहत नगर में समाज सेवा करने वाले 5 समाज सेवियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री द्वारा रामनगर में मीडिया सेंटर बनाए जाने की भी घोषणा की गई। आज यहाँ पर छात्र महासंघ और विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में छात्रों का ये विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आज छात्र समाज के आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें जाने वाले होते हैं, उसमें किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उस प्रकार की सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों से अवगत होते हैं, उनका बोध होता है। और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण यहाँ पर रामनगर PG कॉलेज में भी बना है। और मैं सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रदेश के अंदर काम कर रही है। हम नकल का कानून लेकर आए हैं। आज वो कानून मैं समझता हूँ उस कानून के लागू होने के बाद योग्य जो छात्र एवं छात्राएँ हैं, उनको, उन सभी प्रतिभाओं को आज चयन का अवसर मिल रहा है। और 16,000 नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। निकट भविष्य में भी हम आज जिस प्रकार से हम उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में छात्रवृत्ति का हमने प्रावधान किया है, नई शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया है, वो हमारे राज्य को उत्कृष्ट राज्य बनाने में योगदान देगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समकक्ष बनाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि चंपावत निवासी सुरेंद्र सिंह बोरा व अन्य ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि वे BEd डिग्रीधारी हैं और NCTE से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स उन्होंने किया है, जो प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। विभागीय शासनादेश व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में
डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष उन्हें नहीं माना जा रहा है, जिस वजह से सभी प्रशिक्षित भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इसलिए उन्हें भी विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। से लेकर 5 तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके संदर्भ में ये रिट याचिका दाखिल की गई थी। उस भर्ती में जो अभी वर्तमान में गतिमान है, एक नियम यह प्रतिपादित किया गया है कि जो बैचलर्स इन एजुकेशन यानी बीएड होल्डर हैं, जिन्होंने ब्रिज कोर्स एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किया हुआ है, उनको भी इस भर्ती की दौड़ से बाहर कर दिया गया था। और जो नियमावली है असिस्टेंट टीचर की, उसमें परिवर्तन करके 6 मई 2024 को शासन द्वारा बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, यह कहते हुए कि बीएड वालों को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो है टीचिंग के लिए अनफिट माना है। अगली खबर की बात करते हैं। नैनीताल को जाम से निजात के लिए तल्लीताल में जल्द ही मैकेनाइज्ड पार्किंग तैयार की जा रही है। इसके लिए बाकायदा पैसा भी स्वीकृत हो गया है। तल्लीताल लकड़ी टॉल में बनने वाली इस पार्किंग के लिए यहां पर लगभग 21 परिवारों के घरों को खाली करने का पालिका ने नोटिस दे दिया है। अब जल्द ही इन मकानों के ध्वस्तीकरण के बाद पार्किंग तैयार होगी। इस पूरे स्थान पर अधिक गाड़ियां पार्किंग की जा सकेगी। प्रशासन द्वारा 34 करोड़ की योजना से लिफ्ट पार्किंग तैयार की जाएगी। नए पर्यटन सीजन से पहले इस पर काम शुरू कर जल्द काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि नैनीताल में पार्किंग का बड़ा अभाव है और पर्यटन सीजन में खासा दिक्कतें पर्यटकों को उठानी पड़ती हैं। नेशनल होटल के पास जो पार्किंग बननी है नगर पालिका की भूमि पर, उसका प्रोजेक्ट शासन से स्वीकृत हो गया है। धनराशि भी आ गई है। ये मैकेनिकल पार्किंग है, उसका टेंडर भी कर लिया गया है विभाग के द्वारा। उसको अभी हम शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे और इससे जो हमारा प्रवेश बिंदु है, जहां वाहनों के पार्क करने की जगह ना होने की वजह से वहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की सिचुएशन होती है, उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पुरानी तहसील परिसर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से नवनिर्मित भव्य तहसील भवनों का विधिवत शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जर्जर तहसील भवन निर्माण के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था। बिना देरी किए सीएम धामी ने सितारगंज के विकास से जुड़ी हर योजनाओं को स्वीकृत कराकर क्षेत्र के विकास को पंख लगाए हैं। उन्होंने नई तहसील भवन का कैबिनेट मंत्री ने तहसील का शुभारंभ किया। कई आवेदकों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कराकर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उन्होंने आभार जताया। उद्घाटन किया है। बहुत टाइम से इसका प्रोजेक्ट पेंडिंग था। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सरकार में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली और आज वो धरातल भी उतर गया है। यही धामी जी की सरकार की सोच है कि जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो वो धरातल में भी उतरे, कागजों में ना जाए। 4 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रवासियों को सुविधा देने के लिए एक और कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारी जो पुरानी तहसील थी बहुत जर्जर स्थिति में थी, वहाँ पे लोगों को जान तक खतरा था, अधिकारियों को भी समस्या होती थी। आज एक बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग बनकर यहाँ तैयार हुई है। आज हमने पहली भवन और यहाँ से जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र भी बांटा है। क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। उसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी मंच में बोला, हर जनप्रतिनिधि का यही फर्ज है क्षेत्र की जनता को सुविधा से जोड़ना। क्षेत्र की जनता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर देहरादून से, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सैन्य धाम में म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहां शहीदों के नाम अंकित किए जाने हैं उनके निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए 15 अक्टूबर की डेडलाइन तक किसी भी हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दिन रात कार्य कराने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने की भी निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। से काम चल रहा है और मैं खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं अपने कार्यदायी संस्था के
एमडी को, उनके पूरे सारे अधिकारियों को बधाई देता हूं कि आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस दिन यह लोकार्पित होगा उसका एक अलग अंदाज होगा। जिस प्रकार से लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। अभी मैंने म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहाँ पर शहीदों के नाम अंकित होने दीवानों का निरीक्षण किया। बोर्ड में मैंने देखा था कि उसमें शहीदों के गारंटी अवार्ड्स नहीं लिखे हुए थे, वो प्लेट्स को हम चेंज कर रहे हैं।